हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास हमारी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस करंट अफेयर की क्लास का डेटा आपके लिए सफिशेंट होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे करंट अफेयर आता है तो आपको ये करंट अफेयर का डेटा सफिशेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला सवाल लिया है हमने यहाँ पे। पहला सवाल है कि हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो व्हेन वाज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसको कब सेलिब्रेट किया गया? 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर को? तो यहाँ पे अगर विश्व मानव अधिकार दिवस की बात करी जाए तो विश्व मानव अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 10 दिसंबर को। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगर 10 दिसंबर की बात करें तो जो ह्यूमन राइट डे है, अगर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की बात करी जाए तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। और ऐसा क्या है भाई कि ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर क्यों 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को ही 10 दिसंबर 1948 1948 को मानव अधिकार घोषणा पत्र आता है। क्या आता है? तो इसी दिन ही मानव अधिकार घोषणा पत्र जो था, मानव अधिकार घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र आता है। और भाई इसी घोषणा पत्र की बात करें, इसी घोषणा पत्र के उपलक्ष्य में जो है हम यहाँ पे 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई 2024 की थीम क्या रही है? इस साल 2024 की इस दिवस की थीम क्या रही है? हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। क्या रही है? हमारे अधिकार हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये इस बार 10 दिसंबर की थीम रही है मानव अधिकार दिवस की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नेशनल ह्यूमन राइट की बात करूँ, तो ये तो था वर्ल्ड ह्यूमन राइट, है ना? ये था हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट। अगर यहाँ पे बात करी जाए नेशनल ह्यूमन राइट की, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कैसा संगठन है, किस प्रकार का है? ये संगठन है आपका वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन का मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं जिक्र संविधान में किया गया है, बिल्कुल किया है। तो संविधान का एक एक्ट आता है, संविधान का एक एक्ट था, ये एक्ट आया था आपको 1993 में। 1993 में ये एक्ट आता है और इस एक्ट के माध्यम से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना करी जाती है या इसका गठन किया जाता है। तो भाई इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर को। कब किया गया था? 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1993 को। तो नेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। 1983 को इसका गठन किया जाता है। अब दूसरी बात है कि भाई इसका गठन किया गया था तो किसी न किसी बेंच ने तो बैठ करके इसकी सिफारिश की होगी। तो भाई इसकी जो रिकमेंडेशन है, ये किसकी रिकमेंडेशन या फिर किसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था? तो ये जो किसकी सिफारिश थी? ये सिफारिश थी रंगनाथ मिश्र आयोग की, ये ध्यान में रखना है। तो ये रंगनाथ मिश्र आयोग जो है, इसने रेकमेंड किया था, इस आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ह्यूमन राइट डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है तो इसके हेड कौन हो जाएंगे वर्तमान में? तो इसके हेड कौन है? जे अरुण की बात करें तो जे अरुण इसके वर्तमान में हेड हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल नंबर 2 है यहाँ पे। हाल ही में मैरियम वेबस्टर का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 है, ये किसको घोषित किया गया है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भैया मैरियम वेबस्टर का
वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे बनाया गया है? क्या है यहाँ पे? वर्ड ऑफ द ईयर। तो ध्यान में रखेंगे वर्ड ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं कि वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे किसको? मैनिफेस्ट को बनाया गया है, ब्रेन रोट को या फिर ब्रेड को या फिर यहाँ पे पोलराइजेशन को। तो किसको बनाया गया है? देखिए आपको एक बात बताऊँ मैं यहाँ पे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर है ना, तो वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें, वर्ड ऑफ द ईयर की बात करी जाए तो हर साल यहाँ पे 3 ऐसे शब्द हैं, 2024 की बात करें तो 3 जो है यहाँ पे 2024 में 3 शब्द घोषित किए गए हैं, ठीक है। 3 शब्द। सबसे पहली बात है 3 संस्थाएं अलग अलग अपने अपने भाई वर्ड देती हैं। सबसे पहले एक तो है एक्सफोर्ड, है ना, एक शब्द जो है एक्सपोर्ट, अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे तो सबसे पहले तो है मैरियम, जो हमने पूछा है यहाँ पे मैरियम वेबस्टर, है ना। एक तो है आपकी मैरियम वेबस्टर, मैरियम वेबस्टर की बात करें, मैरियम वेबस्टर, ठीक है। एक तो मैरियम वेबस्टर है, सेकंड है आपके यहाँ पे कैलिंस, एक है यहाँ पे कैलिंस, और थर्ड आती है आपकी यहाँ पे ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड भी तो एक वर्ड देती है, वर्ड ऑफ द ईयर बताती है ना। तो बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कि भाई मैरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित करा है 2024 का, तो मैरियम वेबस्टर ने जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा है वो करा है यहाँ पे पोलराइजेशन को। किसको किया है? ये किया है पोलराइजेशन को। ये क्या है? पोलराइजेशन की अगर बात करें तो ये क्या है? पहली बात भाई इसका नाम है यहाँ पे पोलराइजेशन, ठीक है। इसको कहते हैं ध्रुवीकरण। तो किसको किया है? ये क्या है? ध्रुवीकरण को। चलिए, तो फिर कैल्सिन ने जो है यहाँ पे कैलिंस की बात करें तो कैलिंस ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा है? ये करा है ब्रेड को। किसको करा है? ब्रेड को। ये आप देखेंगे किसका होगा? कैलिंस का हो जाएगा। एक है ब्रेन रूट, ठीक है। अगर इस ब्रेन रूट की बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सफोर्ड का होता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ने कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा है? ये करा है आपका ब्रेन रूट, ठीक है। ब्रेन रूट, ब्रेन रूट का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द घोषित करा है। ब्रेन रूट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं, आपको तीनों के तीनों ध्यान में रखने हैं। और उसने पूछा था यहाँ पे मैरियम वेबस्टर का, तो भाई ये भी ध्यान में रखना है, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैरियम वेबस्टर के लिए जो है यहाँ पे पोलराइजेशन, या मैं कहूँ कि यहाँ पे ध्रुवीकरण जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में वेटा WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है 2024 में? कौन बने हैं? आर्यना सबलेंका बनी है, या फिर सारा एरानी बनी है, जैस्मिन पाओलिनी बनी है, या फिर एम्मा नवारो बनी है? आंसर सही क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे WTA की। किसकी बात कर रहे हैं? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। दो 2024 तो भी कौन बनाए गए हैं ये WTA के प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर बात करी जाए तो ये जो बनाई गई हैं, पहली बात तो ये क्या है? ये महिला टेनिस संघ है एक। क्या चीज़ है भाई ये? भाई है क्या ये? तो ये है आपका महिलाओं का टेनिस संघ है एक, महिला टेनिस संघ से जो है ये संबंध रखता है। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो है यहाँ पे इसकी ये बनी कौन है? प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो WTA की प्लेयर ऑफ द, तो ये बनी कौन है अगर इनकी बात करें तो ये विजेता कौन रही हैं? ये हैं आर्यन सबलिंका। इनका नाम है आपका आर्यना सबलिंका, ठीक है। तो ये हैं, और ये आर्यना सबलिंका की बात करूं तो ये किस कंट्री की हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी बेलारूस की। कहाँ की हैं?
ये हैं बेलारूस। अब ये जो है ना आरेना सबलेंका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगी क्योंकि इन्होंने कोई एक यहाँ पे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं जीता, इन्होंने 2024 में और बहुत सारी ट्रॉफी जीती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको पता है एक साल में 4 खेल होते हैं, 4 विंबलडन होते हैं, तो 4 में इन्होंने 2 जीते हैं। एक तो इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है, 2024 वाला ही जीता है। दूसरा कौन सा जीता है, इन्होंने US ओपन भी जीता है। दूसरा इन्होंने US ओपन भी जीता है, US ओपन भी जीता है, 2024 वाला ही जीता है। साथ में इन्होंने सिनसिनारी ओपन ये भी जीता है, 2024 वाला ही जीता है। सिनसिनारी ओपन जो है ये भी जीता है इन्होंने, 2024 वाला ही। और इसके साथ इन्होंने और भी जीता है, एक और जीता है, आप बताएंगे वह कौन सा जीता है। तो इन्होंने बहुत सारे जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं कहूँगी कि बहुत सारे ओपन यहाँ पे जीते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी आरेना सबालेंका। तो ये कौन है, आरेना सबालेंका, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आप देखेंगे ये है आरेना सबालेंका और ये बेलारूस की रहने वाली हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे WTA की यहाँ पे जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनी है वो ये बनी है, सॉरी प्लेयर ऑफ द ईयर। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जिनकास्ट जो है यहाँ पे जिनकास्ट AI मॉडल किसने लॉन्च करा है। तो अभी हाल फिलहाल में ना एक जिनकास्ट AI मॉडल लॉन्च किया गया है और ये काम करेगा कि मौसम का सटीक पूर्वानुमान दे देगा। तो ये अमेजॉन ने जारी किया है या माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने या फिर टेस्ला ने, भाई किसने करा है। देखो अभी हाल फिलहाल में ना एक जिनकास्ट मॉडल है, और जो ये जिनकास्ट है ना, ये जिनकास्ट है क्या, पहली बात तो ये जिनकास्ट है क्या चीज़, तो भाई ये एक मॉडल बनाया गया है। और ये मॉडल कैसा है, तो ये जो मॉडल बनाया गया है ये कुछ इस प्रकार का मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला है, ठीक है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे काम करेगा। ये किस पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे काम करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला है ये, ठीक है। तो इसका काम भाई ये होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे काम करेगा, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ठीक है, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया है, इसको लॉन्च किसने करा है। अगर इसके लॉन्च की बात करें तो लॉन्च किया गया है भाई इसको यहाँ पे गूगल के द्वारा। किसने किया है, तो यहाँ पे जो गूगल है, इस गूगल ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तीसरी बात ये आती है कि भाई फिर ये काम क्या करने वाला है, काम क्या है इसका, क्यों लॉन्च करा है, काम क्या करेगा। तो काम क्या करेगा ये, 15 दिन पहले की बात करें तो भाई ये जो है 15 दिन पहले ही मौसम के हाल बता देगा। 15 दिन पहले ही ये जो है मौसम का वास्तविक पर जो रियल में मौसम कैसा होने वाला है, तो ये वास्तविक पूर्वानुमान बताएगा, ठीक है। पूर्वानुमान की बात करें तो पूर्वानुमान बताने वाला है यहाँ पे। इसका नाम है यहाँ पे जेनकास्ट, और ये जो है एक AI मॉडल लॉन्च किया गया है, गूगल ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दूसरी बात ये आती है कि भाई ये जो है क्या बोलते हैं 15 दिन पहले पूर्वानुमान बताएगा, क्या सटीक बताएगा, हाँ भाई इसके जो है यहाँ पे सटीक अनुमान होने वाले हैं, ठीक है। कैसे अनुमान होंगे, सटीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए तो आगे बात करते हैं कि भाई मौसम कैसा रहने वाला है, हीट रहेगी या मौसम में गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी, बारिश होगी, कैसे होगा क्या नहीं। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हाल ही में किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अभी देखिए हाल फिलहाल में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कनलाउन। इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट कहाँ कहाँ का ये ज्वालामुखी होगा, इंडोनेशिया का होगा, फिलीपींस का, जापान का या चिली का, कहाँ का होगा, चलिए बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक माउंट कनलाउन की। अब जो ये माउंट कनलाउन है ये है एक ज्वालामुखी। अभी ये ज्वालामुखी जो है भाई इसमें हाल फिलहाल में ज्वालामुखी में हुआ है विस्फोट, ठीक है। अभी जब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो सबसे पहली बात तो है कि भाई इसकी लोकेशन क्या होगी, ये कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, ये किस कंट्री में होगा, तो ये हो जाएगा फिलीपींस में। कहाँ पर है, ये है आपका फिलीपींस में। और अगर फिलीपींस की बात करी जाए,
फिलीपींस की बात करें तो ये फिलीपींस में भी कहाँ पर हो जाएगा, नेग्रोस द्वीप पर है फिलीपींस के भी। कहाँ पर, एक नेग्रोस द्वीप पड़ता है, इस नेग्रोस द्वीप पर ये ज्वालामुखी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई ये चर्चा में क्यों आया है। चर्चा में आने का रीज़न भाई इसकी स्पीड थी, जिस स्पीड से ये फटा है, ठीक है, इसकी स्पीड चर्चा में थी। मतलब कि इसका जो लावा है वो 3 किलोमीटर ऊपर तक उठा है। 3 किलोमीटर ऊपर तक इसकी राख थी, जो इसकी राख थी, राख साथ में जो इसका लावा था वो 3 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचा है। ठीक है, 3 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचा है, जिससे ये पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र था, है ना। अब इसके बाद में भाई इसने कितने लोगों को विस्थापित करा है, यहाँ पे हानि तो बहुत हुई है, तो लोगों को विस्थापित भी करा है। लगभग इसने 87,000 लोगों को अपनी जगह से विस्थापित करा है। ठीक है, चलिए फिलीपींस में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट डालेंगे। और फिलीपींस के जो है यहाँ पे मैं बात करूँ, जो फिलीपीन है, इस फिलीपींस में कुछ और भी आपके वो हैं ज्वालामुखी। जैसे आप कह सकते हैं माउंट मेयोन, क्या नाम है, एक है माउंट मेयोन, या एक और है माउंट ताल की बात करें तो ये भी इसमें आ जाएगा, माउंट ताल। ठीक है, आंसर हो जाएगा फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप, बहुत ही तीव्र से यहाँ पे माउंट आपका क्या बोलते हैं, माउंट फिलीपींस की बात करें यहाँ पे तो बहुत ही तीव्र गति से माउंट कनलाउन जो है, सॉरी, फिलीपींस में बहुत ही तीव्र गति से ज्वालामुखी फटा है। अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि आरबीआई के अनुसार वर्ष 2024 से 2002 से 24 के बीच में भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है। मतलब हम 24 साल की बात कर रहे हैं कि इन 24 सालों में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्रवाह किस कंट्री से हुआ है, किस देश से हुआ है। अगर ये बात करी जाए तो बताएंगे ये कहाँ से हुआ है। मॉरिशस से हुआ है, सिंगापुर से, यूएसए से, या फिर नीदरलैंड से। तो ये कहाँ से हुआ है। अगर इसकी बात करी जाए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले एफडीआई की, किसकी, एफडीआई। और एफडीआई की बात करें तो ये क्या है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश है ना। तो ये है क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरी बात करें तो जो एफडीआई है इसका हमने एक अनुमान लगाया है। अब जो अनुमान है इसका ये है कि भाई 2000 से लेकर के 2024 तक, यानी कि जो हमारे पास ये 24 साल रहे हैं, इन 24 सालों की अगर बात करी जाए तो इन 24 सालों में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो आया है तो वो कहाँ से आया है, सिंगापुर से। कितना आया है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आया कहाँ से है, सर्वाधिक जो आया है, सर्वाधिक आया है आपका कहाँ से, ये आया है हमारा मॉरिशस से। कहाँ से आया है, ये आया है मॉरिशस से, मॉरिशस से सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, मॉरिशस से कितना आया है, लगभग 25%। 25% मतलब कितना होगा कि ये आया है 1 ट्रिलियन। ठीक है, कितना आया है, ये आया है 1 ट्रिलियन। ठीक है, 1 ट्रिलियन, और ये भी यूएस डॉलर में। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, और सिंगापुर से कितना आया है 24%। हिसाब आप खुद लगा लेंगे। थर्ड नंबर पर यूएस से है, इससे आप देखेंगे 10% आया है। ठीक है, बाकी अन्य देशों से आया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ऊपर कौन रहा है, ये रहा है मॉरिशस। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि ACC अंडर-9 पुरुष एशिया कप की बात करें तो अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता कौन बना है। अभी हाल फिलहाल में ACC अंडर-19 चैंपियनशिप हो रही थी और ये 2024 में पुरुष की कैटेगरी में वही यहाँ पे पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता कौन बना है। बांग्लादेश उपविजेता बना है, भारत बना है, पाकिस्तान, श्रीलंका। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हम बात कर रहे हैं ACCI की। यहाँ पे ACC अंडर-19 जो पुरुषों की एशिया चैंपियनशिप जो हो रही है, एशिया कप की बात करें, इस कप की वो भी 2024 वाले की। ठीक है, तो ये जो एशिया कप 2024 वाला हो रहा है, पहली बात तो ये किस क्रम का है, तो जो ये क्रम है इसका ये है आपका 11वां क्रम।
दूसरी बात ये है कि भाई इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो इस होस्ट को कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है दुबई। दुबई का भी कहाँ पे, शारजहाँपुर, ठीक है, शारजहाँ जो है यहाँ पे, ये इसको होस्ट कर रहा है। अब तीसरी बात ये आती है कि भाई इसका विजेता कौन रहा है, इसका विजेता कौन रहा है, तो जो इसका विजेता है ये भाई विजेता रहा है बांग्लादेश। अब यहाँ पे बात आती है कि भी ठीक है, फिर उप विजेता कौन होगा, तो इसका उप विजेता रहा है भारत। कौन रहा है, भारत। क्या भारत, एक बात बताओ, भारत हारा है तो पहले भी कभी हारा है क्या, हाँ, लेकिन अगर भारत की बात करूँ तो यहाँ पे, अच्छा ये जो विजेता है बांग्लादेश की तरफ से, इसके कप्तान कौन थे, आपसे पूछा जाए कि भाई इसके कप्तान कौन रहे थे, तो जो कप्तान थे ये थे मोहम्मद असमान, ठीक है, इनका नाम था मोहम्मद असमान की बात करें, असमान ये कप्तान रहे थे, ठीक है। अब भारत की बात करूं तो भारत इस बार तो हारा है, लेकिन 8 बार इस कप को जीत चुका है, 8 बार जो है इस कप को ये जीत चुका है, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे, अच्छा कौन हारा है, उप विजेता बना है भारत, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये उप विजेता है, विजेता कौन है, बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना है, इसका नाम है बीमा सखी योजना, इसका शुभारंभ कहाँ से किया है, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से, तो भाई कहाँ से किया है, बिल्कुल। अगर बात करी जाए बीमा सखी योजना की, एक योजना है जिसका नाम है बीमा सखी योजना, और इस बीमा सखी योजना की बात करूं तो इसको शुरू किसने करा है, सबसे पहली बात तो भाई शुरूकर्ता कौन है, शुरूकर्ता की अगर बात करें तो शुरू करा है इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को शुरू करा है। अब दूसरी बात है भाई कि ये शुरू करा है, लेकिन कहाँ से ये शुरू करी है, तो भाई दूसरी बात आती कहाँ से शुरू करी है, इसको शुरू किया गया है हरियाणा से। कहाँ से, ये शुरू की गई है हरियाणा से, और हरियाणा में भी एक जिला पड़ता है पानीपत, ये, और पानीपत में भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से इसको शुरू किया गया है, उसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, ये है आपकी यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से भाई इसको, वर्सिटी से इसको शुरू किया गया है। अभी करी कब गई है, दूसरी बात तीसरी आती कि भी इसको शुरू कब किया गया है, किस डेट को, तो 9 दिसंबर को ये जो है शुरू की गई योजना, 9 दिसंबर 2024 को। अब तीसरी बात ये आती है कि ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो योजना है, ये योजना का वर्ग क्या है, किस वर्ग में दी जाएगी, इस योजना का लाभ किस वर्ग में दिया जाएगा, किस वर्ग में दिया जाएगा, तो जो 18 से लेकर के 70 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और काम क्या होगा भी, इन महिलाओं को लाभ तो मिलेगा, काम किस पर करेंगी ये, तो महिला सशक्तिकरण पर, किसको, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए। क्यों दिया जा रहा है, आगे बात, इसका आंसर होगा अगर बात करें कहाँ से, हरियाणा से इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो अगर बीमा सखी योजना की बात करें तो ये बीमा सखी योजना है, तो भाई ये हो क्यों रही है, इसको जो शुरू किया जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है ना, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए इसको योजना को शुरू किया गया। अब तीसरी बात ये आती है कि ठीक है, तो ये योजना किसकी हो जाएगी, अगर बात करें तो भाई ये योजना किसकी हो जाएगी, ये योजना किसकी होगी, तो ये योजना होगी LIC की, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यहाँ पे इसकी योजना होगी, तो ये इसकी स्थापना कब होती है, अगर इसकी स्थापना की बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो ये 1956 के एक्ट के माध्यम से, 1956 का एक एक्ट था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना होती है। इसमें 3 किस्त होंगी। सबसे पहले साल की बात करें तो इसमें जो पहला साल है, पहले साल में महिलाओं को 7,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे साल में जो है महिलाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में इनको 7,000 रुपये मिलेंगे। साथ में अगर दूसरे साल में इनको यहाँ पे 6,000 रुपये मिलेंगे, और तीसरे साल में इनको 5,000 रुपये मिलेंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा करवाने की ट्रेनिंग के लिए। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में
जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनावों में जीत हासिल करी है? तो भैया अभी हाल फिलहाल में एक राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है जॉन महामा, और ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना के, नामीबिया के, सीरिया के, उरुग्वे के। चलिए, अगर यहाँ पे बात करें हम जॉन महामा की, ठीक है, जॉन महामा, तो ये जो जॉन महामा की अगर बात करें हम, तो जॉन महामा जो हैं अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, और ये विपक्षी दल से बने हैं। किधर से बने हैं? अच्छी बात तो ये है कि जो विपक्षी दल है, इस विपक्षी दल से ये राष्ट्रपति बने हैं। दूसरी बात है कि बने भी कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के हो जाएंगे? ये बने हैं घाना देश के। कहाँ के? ये बने हैं घाना देश के। तीसरी बात यह है कि घाना देश के तो बने हैं, लेकिन घाना देश की अगर मैं बात करूं, घाना देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। घाना देश कहाँ हो जाएगा? तो ये जो घाना देश है ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब यहाँ पे घाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो घाना की अगर आपसे पूछी जाए कि भाई राजधानी क्या हो जाएगी घाना देश की, तो इसकी अंकारा राजधानी हो जाएगी और मुद्रा इसकी सीडी हो जाएगी। चलिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि सिपरी की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन सा भारतीय स्थान टॉप पर शामिल है? तो भाई अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की गई है सिपरी की, तो एक रिपोर्ट जारी करी है आपकी सिपरी ने, ठीक है, सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी करी है। अब अगर इसकी बात करें सिपरी ने, तो ये रिपोर्ट क्या है? सिपरी ने एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में जो है हथियारों के आयात और निर्यात की बात हो रही है। जो हथियार हैं, हथियारों के आयात निर्यात की बात की है इसमें। आयात निर्यात की बात करी है, तो भाई यह कह रहा है कि सबसे बड़ी 100 हथियार उत्पादक कंपनी इसमें शामिल है। तो इसमें शामिल कौन है? इसमें शामिल है कि 100 सबसे बड़ी, विश्व की बात हो रही है, विश्व की, ठीक है, पूरा विश्व शामिल है, पूरे विश्व की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादन करने वाली कंपनियां, हथियार उत्पादन करने वाली कंपनी। पहले नंबर पे पूरे विश्व में कौन सी आती है? तो पहले नंबर पे विश्व में आती है यूएसए की एक कंपनी है और इसका नाम है, यहाँ पे आप देखेंगे, लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, इसका नाम है यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन। ये तो आती है पूरे विश्व में। अब उसने पूछा है कि यहाँ पे भारत की कौन कौन सी टॉप शामिल कंपनियां, कौन सी टॉप कंपनियां शामिल है इसमें? तो भारत की सबसे पहले आती है HAL, ठीक है, सबसे पहले आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो नंबर 1 पे आती है ये। और ये पूरे विश्व में कौन से नंबर पर आती है? तो ये आती है 43 नंबर पर। दूसरी आती है आपकी यहाँ पे बेल, यानी कि अगर यहाँ पे देखें भारत लिमिटेड की बात करें तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है ये आती है दूसरे नंबर पर, और ये आती है 67 पर, ठीक है, ये भी आती है, ये 67 नंबर लिया है इसने 100 में से। इसके बाद में मजगांव डॉक लिमिटेड, ये दोनों बेंगलुरु की कंपनियां हैं, दोनों बेंगलुरु की कंपनियां हैं, ठीक है, और ये आती है मजगांव डॉक लिमिटेड, तो मजगांव डॉक लिमिटेड का स्थान है आपका 94वां। तो 3 कंपनियां भारत की इसमें शामिल हुई हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही रखेंगे, बाकी क्लास बाकी चीज़ें देखेंगे हम कल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।